हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम ईस्ट इंडिया कंपनी का राजस्थान के जो नमक का जो उत्पादन और जो व्यापार है उस पर जो एकाधिकार है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। और हमने देखा कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो आम जीवन के काम आने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो नमक है उस पर एकाधिकार स्थापित किया, और उसके एकाधिकार स्थापित करने से यहाँ पर किस प्रकार से बेरोजगारी फैली और किस प्रकार उन्होंने अपने व्यापारिक हितों को साधा। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफीम व्यापार है उस अफीम व्यापार पर जो एकाधिकार है उसकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राजस्थान के अंदर जो अफीम का व्यापार होता था, उत्पादन होता था, उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया और उसके फलस्वरूप है वो राजस्थान के शासकों और यहाँ की आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और जो अधिक से अधिक है वो लाभ कमाना है वो चाहती थी। और इस समय जो भारत का है वो चीन के साथ व्यापार होता था, और भारत और चीन भारतीय जो अफीम थी उसकी चीन में काफ़ी डिमांड थी। और ऐसी स्थिति में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे जिन्होंने बंगाल, बिहार पर अधिकार कर लिया था, उन्होंने सोचा कि क्यों न इस जो चीन के साथ भारत का व्यापार है उसको अपने हाथ में रहने दिया जाए और उसको उसमें बढ़ोतरी करके उससे आर्थिक लाभ कमाया जाए। तो इस प्रकार उन्होंने जो अफीम का जो व्यापार है उसको अपने हाथों में लेने का प्रयास किया और उससे से अधिक है वो धन कमाने का प्रयास किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अफीम एक औषधि पौधा है और मादक पदार्थ भी है जो पोस्त के रस से है वो तैयार किया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि भारत के अंदर है बंगाल, बिहार में विशेष रूप से, और जो मध्य प्रदेश में और राजस्थान के अंदर है वो अफीम है कि पर्याप्त मात्रा में वो खेती की जाती थी। और आप ये भी जानते हैं कि जो बंगाल, बिहार की अफीम है उसको बंगाली अफीम, और जो राजस्थान और मालवा जो मध्य प्रदेश की जो अफीम है उसको मालवा अफीम के नाम से जाना जाता था। और जो मालवा अफीम है वो बंगाल, बिहार की अफीम की अपेक्षा है वो काफ़ी बेहतरीन थी। और आप ये भी जानते हैं कि राजस्थान में विशेष रूप से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, बूंदी, टोंक का जो एरिया है वहाँ पर अफीम का उत्पादन है वो काफ़ी मात्रा में होता था और ये अफीम का निर्यात करते थे। तो जो मालवा अफीम है जो राजस्थान और जो मध्य प्रदेश में जो अफीम होती है इसको जो मालवा अफीम कहा जाता था, वो उस मालवा अफीम की जो मांग है वो चीन के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि एक तो ये महंगी थी और एक अच्छी किस्म की थी। जबकि बंगाली और बंगाल, बिहार की जो अफीम थी जिसको बंगाली अफीम कहा जाता था उसकी मांग है वो कम थी। तो क्योंकि प्रारंभ के अंदर जैसा आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर ही अधिकार था, तो ऐसी स्थिति शेष भारत पर उनका अधिकार नहीं था। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको अफीम व्यापार से है वो कम लाभ हो रहा था। और कम लाभ होने का कारण ये था क्योंकि जो मालवा की जो अफीम थी उसकी डिमांड है वो ज़्यादा थी और मालवा और राजपूताना पर है वो अंग्रेज़ों का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति के अंदर है जो बंगाल, बिहार की जो अफीम है वो निम्न कोटि की थी, उसकी कम मांग थी। तो अंग्रेज़ है वो प्रारंभ में उन्होंने जो अफीम नीति है, अफीम के व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया। और इसके लिए ये अवसर उन्हें तब मिला जब उन्होंने जो राजस्थान के अंदर राजपूताना के साथ जब संधियाँ कर ली। राजपूतन शासकों ने अपने जो स्वच्छता है वो ब्रिटिश स्वच्छता को जब स्वीकार कर लिया, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने है वो जो राजस्थान की जो अफीम है
उसके उत्पादन और उसके व्यापार है उसको नियंत्रित करने का है वो प्रयास किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ जो व्यापार होता था उसमें जो अफ़ीम का जो व्यापार है वो सर्वाधिक था, क्योंकि चीन में अफ़ीम की काफ़ी मांग थी और ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी लाभ कमाती थी। और एक तरह से क्या है कि बंगाल बिहार के जो अफ़ीम है उस पर उनका एक तरह से व्यापारिक एकाधिकार भी था। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने है वो एक प्रकार से क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अफ़ीम के व्यापार से ज़्यादा लाभ हो, इसके लिए उन्होंने 1797 में है वो अफ़ीम की खेती है वो स्वयं कराना है वो प्रारंभ कर दिया था। और लेकिन उन्होंने स्वयं तो कराना प्रारंभ कर दिया क्योंकि उनका बंगाल बिहार पर ही अधिकार था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीन के अंदर है वो तुर्की और मालवा की अफ़ीम की ज़्यादा डिमांड थी और उनके अच्छे भाव भी थे, और बंगाल की अफ़ीम है वो निम्न कोटि की थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एक तरह से भय उत्पन्न हो गया कि कहीं अफ़ीम का व्यापार उनके हाथ से निकल नहीं जाए, और इसलिए उन्होंने अफ़ीम पर अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए, अफ़ीम के व्यापार को अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए, और जो उन्होंने क्या है कि जो मालवा की जो अफ़ीम है उसको अधिक से अधिक मात्रा में है वो खरीद करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि वो मालवा की अफ़ीम को चीन के अंदर बेच करके है उससे ज़्यादा से ज़्यादा है वो लाभ कमा सके। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की ये नीति है वो ज़्यादा सफल नहीं रही, क्योंकि जो मालवा के जो व्यापारी थे उन्होंने मालवा की अफ़ीम की तस्करी करना शुरू कर दिया। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि तस्करी के माध्यम से चीन भेजना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि जो बंगाल बिहार की अफ़ीम काफ़ी निम्न कोटि की थी, तो इसलिए क्या है कि जो मालवा के अफ़ीम पर वो जो अफ़ीम बेच करके वो जो लाभ कमाना चाहते थे उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की आशाओं पर है वो एक तरह से पानी फिर गया, और एक तरह से जो बंगाल की अफ़ीम है उसके व्यापार पर भी है संकट उत्पन्न हो गया। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने है वो ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूर थी कि वह मालवा के अफ़ीम पर नियंत्रण स्थापित कर सके। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग्य था कि 1818 के अंदर है वो उसको ये अवसर मिल गया, क्योंकि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी राजपूत शासकों ने जब अंग्रेज़ों की स्वच्छता स्वीकार कर ली, तो ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मालवा की जो अफ़ीम है उसके उत्पादन और व्यापार पर है वो नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। और इस उद्देश्य के लिए है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने है वो एक प्रकार से क्या है कि एक नीति अपनाई, और इसके अंतर्गत मालवा की अफ़ीम की खेती को नियंत्रित कर करके है और उसकी उपज को कम कर करके है वो एक प्रकार से है वो मालवा अफ़ीम से वो ज़्यादा पैसा कमाने का प्रयास किया। और इसके लिए उन्होंने जो 400 पेटी है अफ़ीम की स्वयं खरीदना प्रारंभ किया और उसको चीन के बाज़ारों के अंदर है उन्होंने 400 पेटी स्वयं खरीद लिए, जिससे कि मालवा अफ़ीम की मात्रा कम हो जाए और बंगाल की जो अफ़ीम है वो बिकती रहे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि लेकिन जो मालवा की जो अफ़ीम है उसकी तो एक प्रकार से क्या है कि तस्करी हो रही थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने मालवा की अफ़ीम पर है वो नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने 400 पेटी जो अफ़ीम है वो खुद कमिश्नर कंपनी ने स्वयं खरीदना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि चीन के बाज़ारों के अंदर है वो बंगाली अफ़ीम की बिक्री है होती रहे। लेकिन जो मालवा की अफ़ीम है वो तस्करी के माध्यम से वो चीन जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में मालवा की अफ़ीम की तस्करी को रोकना आवश्यक था, और जो तस्करी हो रही थी वो एक तो हड़ौती मार्ग से हो रही थी। तो मालवा की अफ़ीम का चीन के बाज़ार में तस्करी के माध्यम से जो बिक्री थी उसमें एक तो हड़ौती से जो आपका जो कराची का जो एरिया है, और जो एक तरह से जो क्या या कहना चाहिए कि कराची बंदरगाह से होता हुआ है वो दमन और मद्रास होता हुआ चीन जाता था तस्करी के माध्यम से मालवा अफ़ीम है। और एक झालरापाटन से इंदौर, दमन और दीव होती हुई चीन है वो
अफ़ीम जाती थी। अतः इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो राजस्थान और दमन दीव के मार्ग में पड़ने वाले जो मार्ग हैं वाले राज्य हैं, उनसे वो संधि करके अफ़ीम की तस्करी को नियंत्रित करने का वो प्रयास किया। लेकिन कंपनी की जो ये नीति है वो एक प्रकार से है वो कंपनी के लिए हानिकारक सिद्ध हुई, क्योंकि 1821 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रतिनिधि है उसने अफ़ीम को खरीदना आरंभ कर दिया था। और जो ये क्षेत्र थे उनमें पूर्व की अपेक्षा वो अधिक खेती होने लग गई, क्योंकि जितनी अफ़ीम थी उनको उन्होंने खरीद प्रारंभ कर शुरू कर दिया। जब ज़्यादा खरीदारी हो रही थी तो उन्होंने अफ़ीम की खेती है वो ज़्यादा करना प्रारंभ कर दिया। और निजी व्यापार है, जो निजी व्यापारी है वो भी अधिक से अधिक वो अफ़ीम का निर्यात करने लगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो बड़े बड़े अंग्रेज़ जो व्यापारी थे वो भी काफ़ी धन लगा करके वो अफ़ीम खरीद करके चीन के बाज़ारों में भेजने लगे। तो इससे ये हुआ कि बाज़ारों के अंदर अफ़ीम का इतना अधिक स्टॉक जमा हो गया कि 1822 के अंदर क्या हुआ कि अफ़ीम के मूल्यों के अंदर वो काफ़ी गिरावट हो गई। और इससे क्या कि अंग्रेज़ व्यापारियों को है वो काफ़ी घाटा हुआ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अधिक खरीद ली थी। लेकिन चीन के अंदर अब 1822 तक है वो वहाँ खुद भी उत्पादन होने लग गया और चीन के अंदर अफ़ीम के ढेर लग गए। आवश्यकता से ज़्यादा वो एक प्रकार से क्या है कि अफ़ीम आ गई। तो इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ के अंदर है जो अफ़ीम के व्यापार को नियंत्रित करने का, मालवा के अफ़ीम के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने खुद अफ़ीम खरीदना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि उनकी जो अफ़ीम के उत्पादन और जो अफ़ीम के व्यापार पर जो नियंत्रण करने की जो नीति थी वो एक प्रकार से क्या है कि उनको सफलता है वो नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि उन्होंने जो अपनी इस नीति है उसमें वो परिवर्तन किया और जो अफ़ीम उत्पादक जो राज्य है उनको प्रलोभन दे करके है एक प्रकार से दबाव न दे करके उनको एक तरह से लालच दे करके वो मालवा अफ़ीम के उत्पादन और उसको व्यापार पर नियंत्रण और एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। और इसके लिए उन्होंने क्या है कि राजस्थान के जो राज्य हैं उनको आर्थिक प्रलोभन देना प्रारंभ किया। और जो तस्करी व्यापार के जो मार्ग थे और जहां अफ़ीम की खेती होती थी उनसे उन्होंने संधि करना प्रारंभ किया। और जैसे सबसे पहले उन्होंने अक्टूबर 1824 के अंदर है वो मेवाड़ के शासक के साथ संधि की। तो उन्होंने कहा कि मेवाड़ के शासक को है वो अफ़ीम के तस्कर व्यापार से 40,000 रुपये वार्षिक आय होती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या है कि अक्टूबर 1824 में है वो मेवाड़ के साथ संधि कर करके 40,000 रुपये वार्षिक वो मेवाड़ के शासक को देना वो स्वीकार कर लिया। और उनकी जो आंतरिक खपत थी उसकी खेती करने की जितनी आंतरिक खपत थी उसके अनुसार है वो खेती करने की अनुमति भी दे दी। तो इस तरह से क्या है कि 40,000 रुपये के बदले के अंदर है मेवाड़ को अफ़ीम की जो खेती है उसको एक तरह से नियंत्रित करने का प्रयास किया और अफ़ीम के व्यापार को है वो एक तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो क्योंकि वो व्यापार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो इस तरह से यदि तस्कर उन्होंने इस संधि के अंदर ये भी प्रावधान किया कि यदि तस्करी के अंदर यदि कोई अफ़ीम पकड़ी जाती है तो जो मुखबिर जो सूचना देता है और जो राज्य सरकार है उसको वो राशि बांट दी जाएगी। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो मेवाड़ के अंदर जो अफ़ीम का जो असीमित उत्पादन होता था वो व्यापार एक तरह से समाप्त हो गया और एक तरह से काफ़ी मात्रा में तस्करी की अफ़ीम जब्त कर ली गई। इसके पश्चात कंपनी ने 1825 के अंदर बूंदी के साथ भी है एक प्रकार से वो समझौता कर लिया और जिसके अनुसार बूंदी के राज्य को है वो सीमा शुल्क की क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000 रुपये वार्षिक के बदले में अफ़ीम व्यापार पर है बूंदी के अफ़ीम व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। और एक तरह से इसी प्रकार उन्होंने कोटा के साथ भी 1825 के अंदर एक संधि कर ली और जिसके जो संधि के अंदर उन्होंने एक कोटा के साथ पहले अगस्त 1825 में एक अस्थायी समझौता किया जिसके अनुसार कंपनी कोटा के अच्छे किस्म की समस्त अफ़ीम को खरीदने का वचन दिया कि समस्त अच्छे किस्म की पूरी कोटा की जो अफ़ीम है वो कंपनी खरीद लेगी। और साथ ही उन्होंने इसने कंपनी ने ये भी वचन दिया कि निर्यात के बंद हो जाने से कोटा राज्य को जो राजस्व में हानि हो रही है उसकी क्षतिपूर्ति है वो देगी। और दिसंबर 1825 में कोटा राज्य के साथ जो समझौता वो स्थायी हो गया और कंपनी ने इस कोटा राज्य के उत्पादित समस्त जो 4,000 मन अफ़ीम है वो खरीदने और उसका निर्यात बंद हो जाने से राज्य को जो राजस्व की हानि होती थी उसके बदले में 5 शेर पर 5 रुपये क्षतिपूर्ति वो देने का वादा किया। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहले मालवा अफ़ीम को नियंत्रित करने का जो प्रयास किया था
उसकी नीति में परिवर्तित करते हुए अब मेवाड़, मारवाड़ और जो मेवाड़ है, बूंदी है और कोटा है, उसके साथ उन्होंने संधि की और संधि के माध्यम से है उनको प्रलोभन दे करके है उनके अफीम के उत्पादन को नियंत्रित करने का प्रयास किया और अफीम के जो व्यापार है उस पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं भी वो व्यापार कर रही थी। तो इस प्रकार उन्होंने क्या कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेवाड़, बूंदी और कोटा के साथ जो अंग्रेज़ों ने के शासकों ने अंग्रेज़ों के दबाव में आकर के जो संधियाँ की, जिससे किसान और जो यहाँ के जो किसान और व्यापारी है उनको उनके जो आर्थिक हितों को है वो एक तिलांजलि दी गई और जिससे क्या है कि यहाँ के किसान और व्यापारी है उनके अंदर है वो काफ़ी जो एक प्रकार से आप जानते हैं कि असंतोष पैदा हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो कोटा के जो महाराव है उन्होंने तो एक तरह से क्या है कि इस नीति की है वो काफ़ी आलोचना की और उन्होंने अपना प्रपोजल भी इसके असंतोष के लिए ब्रिटिश सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा और ब्रिटिश रेजिडेंट मेटकाप है उन्होंने भी इस कंपनी की इस नीति का वो एक तरह से असंतुष्ट था और उन्होंने भी कंपनी सरकार को लिखा कि थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिए जिससे कि असंतोष है वो बढ़े और मेटकाप के प्रतिरोध की जो विरोध किया उसी से प्रोत्साहित होकर के जैसे मैंने बताया कि कोटा के महाराव ने भी है वो ब्रिटिश नीति की अफीम नीति है उसका उन्होंने एक तरह से वो विरोध किया और इस विरोध का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, केवल इतना ही प्रभाव पड़ा कि जो 1827 में कोटा को दी जाने वाली जो क्षतिपूर्ति की राशि जो 40,000 थी उसको बढ़ा करके 75,000 रुपये वार्षिक कर दी गई। तो और लेकिन कोटा के अंदर जो अफीम की खेती करने का जो एरिया था वो कम कर दिया गया। तो इस प्रकार क्या है कि 1827 में मेवाड़ के प्रशासन में भी ब्रिटिश जो हस्तक्षेप है वो बढ़ गया था और कंपनी की अफीम नीति को लागू करना एक तरह से संभव नहीं रहा और दूसरी तरफ है वो जो मेटकाप है वो भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य बन गया था। तो एक तरह से क्या है कि और उन्होंने एक प्रकार से है वो मेटकाप ने 1828 में वो कोटा के अफीम को निम्न कोटि का बता करके खरीदने से इनकार भी कर दिया गया था। इस तरह से क्या है कि मेटकाप ने है के आक्षेप के कारण से कोटा के अफीम के निर्यात की अनुमति वो बाद में मिल गई थी। लेकिन क्या है कि कंपनी की जो अफीम की नीति थी उसके कारण से तस्कर व्यापार वो बढ़ गया था और तस्कर व्यापार से है वो बढ़ाने के लिए वो कंपनी की जो नीति उत्तरदायी थी और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि तस्कर व्यापार है उसको एक तरह से क्या है कि वो क्योंकि तस्कर व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रित कर रही थी इसलिए तस्कर व्यापार अब सीधे मार्ग से न होकर के है वो जो जनजातीय जो क्षेत्र है उनके दुर्गम मार्गों से वो तस्कर व्यापार है वो होना शुरू हो गया और ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासक है उन्होंने इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिए यहाँ के तत्कालीन शासक है उन पर एक दबाव डाला और इस तस्कर व्यापार से तो आप जानते हैं कि बूंदी का जो शासक का एक निकट संबंधी था बख्तावर सिंह है। तो इस रोकने के जो अफीम के तस्कर व्यापार को रोकने का प्रयास कर रहा था इसके कारण से वो मीणों के हाथों से मारा गया और एक तरह से इस नीति के कारण से जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अफीम नीति थी इसमें जो मेटकाप है उसने भी अफीम नीति को बदलने का प्रयास किया। तो इस प्रकार उन्होंने इसका एक तरह से क्या है कि इस नीति को एक तरह से क्या है कि पुनः इसका मूल्यांकन करने का प्रयास किया और एक तरह से क्या है कि जब किसानों और व्यापारियों में जब असंतोष बढ़ गया और तस्कर व्यापार से जब अराजकता बढ़ गई तो ऐसी स्थिति के अंदर 1829-30 के अंदर मेवाड़, बूंदी और कोटा के साथ जो संधियाँ की गई थी उनको समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ये जो 1829-30 के अंदर है वो जो एक प्रकार से ये जो संधियाँ हैं वो एक प्रकार से वो समाप्त हो जाती हैं और अब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो संधियाँ समाप्त होने के पश्चात है वो उन्होंने एक जो वो अभी भी है वो अफीम व्यापार चीन के साथ जो अफीम व्यापार है उसको उस व्यापार का जो लाभ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने 1830 में अफीम की पेटियों पर एक निश्चित कर लगाने की नीति निर्धारित की और इसके साथ उन्होंने इसके लिए एक बम्बई जो अफीम लाइसेंस है वो भी लेना आवश्यक कर दिया। तो कंपनी ने अफीम की एक पेटी पर 175 रुपये चुंगी लेना आरंभ कर दिया और एक पेटी का जो वजन है 140 पाउंड है वो निश्चित कर दिया गया और अफीम के उत्पादन को उन्होंने नियंत्रित कर दिया तो कि इससे ज़्यादा एरिया के अंदर वो अफीम पैदा नहीं कर सकते।
तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो 1843 के अंदर है वो कंपनी के अधिकारियों ने जो 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 एक तरह से 175 रुपये चुंगी थे उसको बढ़ा करके 200 कर दिया, और 1861 में 700 रुपये कर दिया। और एक तरह से क्या है कि जो पास ड्यूटी है उसकी एक तरह से बढ़ोतरी कर करके कंपनी ने बहुत अधिक लाभ कमाया, और इस तरह से कंपनी को अफीम का काफ़ी अफीम व्यापार से वो काफ़ी लाभ है वो हो रहा था। और इसने कंपनी वो चीन को अफीम के व्यापार के लिए अपना सबसे अच्छा जो एक तरह से बाज़ार वो समझती थी। और एक चीन के जो लोग हैं वो अफीम के काफ़ी आदी हो गए थे, और चीन के अंदर अफीम की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। और एक तरह से क्या है कि लेकिन जो कंपनी है वो तस्करी व्यापार से वो परेशान थी, और इसलिए तस्करी को रोकने हेतु कि अफीम की खेती करने की उन्होंने छूट दी, और जिससे क्या है कि चीन से भारत में अफीम का आयात है वो कम होने लगा, और उनकी चीन की मांगें हैं, चीन में अफीम की मांग भी कम होने लगी, क्योंकि अब चीन के अंदर अफीम पैदा होने लग गई थी, और राजस्थान के अंदर अफीम की खेती कम हो गई थी। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि अफीम के उत्पादक और विक्रेता बेकार हो गए थे। और 19वीं सदी के अंदर वो जो चीन की जो नीति है 19 जो जो उसमें कंपनी ने वो अफीम की जब अफीम की जो नीति के कारण से जो असंतोष पैदा हुआ, इसके कारण से एक रॉयल कमीशन 1893 के अंदर वो गठित किया गया, और उस रॉयल कमीशन के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी है, उसने भी ब्रिटिश सरकार की इस नीति की काफ़ी आलोचना की, और उन्होंने भारत मंत्री को लिखा कि जो 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 अफीम की पेटियाँ उस पर जहर लेबल लगाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो रॉयल कमीशन है उसने उस जो गठित करने का जो श्रेय है वहाँ उस समय हमारे जो जो उस समय तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे जी थे एम्स्टर्डम थे, जो गवर्नर जनरल उनको रॉयल कमीशन नियुक्त करने का श्रेय जाता है। लेकिन क्या है कि रॉयल कमीशन है उसके सदस्य भी अंग्रेज़ों के समर्थक ही थे, इसलिए उन्होंने रॉयल कमीशन पर है वो जो 100 लोगों के बयान लिए गए, जिसमें 90 लोगों ने है वो ब्रिटिश अफीम नीति के पक्ष के अंदर है वो अपना जवाब दिया, और एजीजी के दबाव में आकर के है वो यहाँ के शासक है उन्होंने भी है वो अफीम की नीति को है वो सही बताया। तो इस प्रकार लेकिन 20वीं शताब्दी के अंदर है वो अफीम का व्यापार है वो चीन की नीति के कारण से वो एक तरह से समाप्त हो गया। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अफीम का जो व्यापार है, अफीम की जो नीति है, अफीम पर एकाधिकार की जो नीति है, उसके कारण से क्या है कि एक तरह से क्या है कि तस्कर व्यापार को प्रोत्साहन मिला, और एक तरह से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक सामान्य व्यवसाय था ये, तो वो व्यवसाय है वो एक तरह से क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति के कारण से है वो एक तरह से चौपट हो गया, और एक तरह से तस्करी व्यापार को बढ़ावा मिला। और इससे क्या है कि कृषकों की शोषण की जो नीति है उसका मार्ग भी प्रशस्त हुआ, क्योंकि एक तरह से क्या है कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो उत्पादन और व्यापार पर जो नियंत्रण हुआ, इससे पहले अफीम का उत्पादन कृषक अपने उत्पादन बाजार में सीधे बेचते थे, और बेचने के व्यापारी अपने निश्चित दामों पर बेचने के लिए स्वतंत्र थे। तो इससे क्या किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब विभिन्न राजपूत राज्यों के साथ संधि कर ली, तो अफीम पर जब एकाधिकार हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको जो निश्चित मूल्य मिलना है वो बंद हो गया, एक निर्धारित मूल्य वो ही मिलता था। तो कृषकों के शोषण की जो नीति है उसको बढ़ावा मिला, और अफीम की जो पैदावार जब ज़्यादा बढ़ गई, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो खाद्यान्न है के भंडार वो कम हो गए, और पशुओं की चारा की समस्या भी पैदा हो गई, और एक तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अफीम की जो नीति है उससे क्या है कि भारत के अंदर आर्थिक शोषण की प्रक्रिया है वो एक तरह से प्रारंभ हुई, और अंग्रेज़ों को है वो एक पारगमन जो कर है उसके कारण से है वो उनको काफ़ी आय हुई, और अफीम व्यापार से ब्रिटिश सरकार एक तरह से जो एक भारत का जो धन है वो इंग्लैंड गया। तो इस तरह से क्या है कि इस अफीम की नीति से खाद्यान्न उत्पादन को एक बुरा प्रभाव पड़ा, और इस नीति से राजस्थान के जो किसान हैं उनको आर्थिक नुकसान हुआ, और एक तरह से क्या है कि अफीम की तस्करी बढ़ी, और जो मेवाड़ कोटा बूंदी है उनको भी एक तरह से काफ़ी नुकसान हुआ। और रॉयल कमीशन की नियुक्ति से भारतीयों की जो मानसिक दास्ता है उसको रॉयल कमीशन ने स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से वो अंग्रेज़ों के भक्त बने हुए अपने स्वार्थ के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंदर है
और जो अफ़ीम जो जो की नीति थी उसके कारण से क्या है कि 19वीं शताब्दी के अंदर क्या है कि जो अफ़ीम जो 2 अफ़ीम युद्ध है वो ब्रिटिश सरकार को लड़ना पड़ा, जिसके कारण से है वो धन की हानि हुई। तो इस तरह से क्या क्या किया, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ों की जो अफ़ीम पर एकाधिकार करने की नीति है और जो अधिक से अधिक लाभ कमाने की जो नीति है, उससे एक तरह से भारतीयों को है वो काफ़ी नुकसान हुआ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।